तो आज हम पढ़ते हैं वेक्टर्स। इसको बहुत क्विकली पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा, और थोड़ा एंटिसिपेट करके तुम बताते जाना कितना कितना आता है, तो मैं अपनी स्पीड अप डाउन कर लूँगा उससे। तो देखो, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर्स होती हैं। अब क्या अंतर है इन दोनों में? स्केलर क्वांटिटी यानी कि उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर तुमसे कोई बोले कि जाके 10 किलो गेहूँ ले आओ, तो ये तुम्हारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मास का इन्फॉर्मेशन मिल गया तुम्हें 10 किलो। अब तुम कैसे भी लाओ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 kg कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बट इफ़ आई से 3 मीटर्स, तो ये एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। 3 मीटर मतलब किधर, क्या करोगे 3 मीटर में? तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड तो इम्पॉर्टेंट है ही, डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है कि स्केलर क्वांटिटी का केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर्स हैं और कौन सी वेक्टर्स हैं। तो जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इनकी एसआई यूनिट भी हमें वक्त के साथ रटनी पड़ेंगी। रटनी मतलब दिमाग में से कॉन्शियसनेस बना के चलनी पड़ेंगी, क्योंकि मास ग्राम में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, मिलीग्राम में भी हो सकता है, टन्स में भी हो सकता है। लेकिन हमारा काम कितना है? हमारा काम एक चीज़ याद रखना है, वो एसआई क्वांटिटीज़। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस में एसआई क्वांटिटीज़ को आगे रखना पड़ेगा। तो मास की एसआई क्वांटिटी है, एसआई यूनिट है केजी। अब लेंथ में भी अलग अलग तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा अलग अलग कर दिया गया है। जैसे लेंथ को हम डिस्टेंस के थ्रू भी देख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं, कि लेंथ को हमने बाइफरकेट कर दिया कि केवल डिस्टेंस से काम चल रहा है। अगर कि पूरी एक्चुअल पाथवे का हमने नाप लिया तो वो डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन अगर डायरेक्शन भी साथ में आ गया तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें काफ़ी डिटेल में पता होगा। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है कि यहाँ पर हमने लेंथ को ही रिप्रेजेंट किया है, बट एक में डायरेक्शन आ गया, एक में नहीं आया। तो यूनिट्स दोनों की सेम ही होंगी। जैसे इसकी यूनिट अगर लिखना चाहें तो मीटर ही लिखेंगे, और इसकी यूनिट भी मीटर लिखेंगे। ठीक है, फिर टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, ये तो हम सबको पता है। और डिस्प्लेसमेंट के बाद इससे रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ टाइम के साथ फॉर्मूलेशन में है, जैसे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सीलरेशन से मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, एक कॉन्शियसनेस में तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, कि डिस्प्लेसमेंट है लेट्स से, तो अगर उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो क्वांटिटी कैसे बनेगी? तो देखो, वेक्टर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या बन के आ रही है? वेक्टर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तब भी ये क्या बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एक्सेलरेशन। अब एक स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया मास को एक्सेलरेशन के साथ, तो क्या बन जाएगी? ये फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में गच्चा कहाँ खा जाएंगे हम? वो जो कल मैंने बताया था एक, कि L क्रॉस F, मतलब अगर कोई ऐसे बस ऐसा बोले कि प्रोडक्ट ऑफ L एंड F, तो ये क्या बन के आएगा? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन के आएगी। और प्रोडक्ट ऑफ F विथ L बट डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर क्वांटिटी बन के आएगी, वर्क। तो ये बस मैं ऐसे ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो ऐसे ही याद रखने का तरीका है कॉन्शियसनेस में। एग्जैक्ट ऐसा कभी हम उलझ सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया तो। ठीक, तो अभी तो बस हम इतना सीख रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं बस हमें याद हो जानी चाहिए। अच्छा चलो, अब क्विज खेल लेते थोड़ा। प्रेशर को कहाँ लिखें, स्केलर में या वेक्टर में? हाँ, दिमाग लगाओ। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये वेक्टर। तो ये मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहले आंसर देख लेते हैं। तो अब दिक्कत क्या हो गई है यहाँ पर, कि फोर्स तो वेक्टर है बट एरिया भी वेक्टर हो गया है यहाँ पर। अब एरिया कैसे वेक्टर हो सकता है? तो फिज़िक्स में जब जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे
हम सीखेंगे कि एरिया भी एक वेक्टर हो सकता है। मतलब ये एक एरिया है, ये इसका डायरेक्शन किधर है, तो इसका डायरेक्शन है जिस भी प्लेन में है ये उससे परपेंडिकुलर इस तरफ है एरिया वेक्टर। ठीक है, अभी इससे तुम गॉन थ्रू नहीं होगे शायद, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरिया को हम पहली बार ऐसे वेक्टर समझते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या एरिया तो स्केलर था, तो यहाँ पर एरिया भी वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, अच्छा इस पे ये बताऊँ क्यों ज़रूरी है वेक्टर की तरह ट्रीट करना प्रेशर में। परपेंडिकुलर एरिया, क्या बोला कृतिका? परपेंडिकुलर एरिया, एकदम सही बोला। कि लाइक से ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है, इस पे एक हम कुछ ऐसे रॉड रख रहे हैं या कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसी की तरह, तो इफ़ेक्टिवली जो एरिया है वो ये वाला एरिया काम में आ रहा है प्रेस करने के लिए, है ना। और ये एरिया परपेंडिकुलरली लग रहा है सरफेस पे। अच्छा व्हाट इफ कि हमारे पास कुछ ऐसा सरफेस है इंक्लाइन टाइप का और फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में, तब ये वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होगा परपेंडिकुलर। तो इसलिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली ही डिफाइन किया जाता है, किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलरली डिफाइन किया जाता है। अच्छा व्हाट इफ कि हमारे पास एक स्फीयर आ गया, स्फीयर एक हॉलो स्फीयर है, वो भी एक एरिया है, उसके फुटबॉल की जो पैचेस होते हैं छोटे छोटे वो सब एरिया है, तो इसका वेक्टर कहाँ डिफाइन होगा? ऐसी मतलब कहाँ पे? सेंटर पे। तो देखना अब क्या क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अपन की एरिया अपना परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन से। तो ये तो प्लेन बैंड हो रहा है, प्लेन ही बैंड हो जा रहा है, तो इसका एरिया हर पॉइंट पे अलग अलग डिफाइंड होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, हर जगह छोटा छोटा एरिया डिफाइन होगा बस, है ना। मतलब सबका डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर एक बॉल की तरह देखें तो एक बॉल में से कांटे निकल रहे हैं जो बाहर की तरफ अलाइंड है, वो एरिया वेक्टर है। तो वापस आ जाते हैं। एक्सीलरेशन प्रेशर के बाद एक क्वांटिटी होती है जैसे बोलते हैं बस स्ट्रेस, वो क्या होती है? कल स्ट्रेस का भी जिक्र आया था इसलिए। तो स्ट्रेस भी एक ऐसी ही क्वांटिटी होती है जहाँ पर फोर्स को हम डिवाइड करते हैं एरिया से। तो ये प्रेशर ही है क्या? स्ट्रेस और प्रेशर को एक ही क्यों नहीं बोलते थे? तो थोड़ी सी अलग अलग डेफिनेशन है, मतलब वहाँ पे कुछ और एरिया आता है, यहाँ पे किसी और चीज़ का एरिया आता है, बट डायमेंशनली दोनों सेम ही है। ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी ही है। तो प्रेशर और स्ट्रेस को अपन साथ में लिख सकते हैं। अच्छा एक क्वांटिटी होती है जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में देखी होगी, स्ट्रेन, स्ट्रेन लिखा होगा बहुत जगह, है ना। तो कल हमने देखा था एक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। लेकिन रॉड है ऐसी एक्स लेंथ की, उस पर कुछ वजन लटकाया तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गई। तो स्ट्रेन एक रेशो है लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ का, तो इसकी यूनिट क्या होगी? कुछ भी नहीं, है ना। तो इसकी यूनिट कुछ नहीं है। स्ट्रेन अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे बस 0.3, और इससे अगर और अच्छे ढंग से लिखना है तो इट इज़ लाइक 0.3 मीटर बाय मीटर। ठीक है, मतलब 1 मीटर में 0.3 मीटर खिंच गया, तो अब मीटर बाय मीटर लिखने का तो कुछ सेंस नहीं है, तो हटा के लिख सकते हैं। तो स्ट्रेस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमें याद रखना है। स्ट्रेन भी एक स्केल, स्ट्रेन तो कुछ क्वांटिटी ही नहीं है तमीज़ से देखा जाए उसे तो, क्योंकि उसकी कोई यूनिट ही नहीं है। तो स्ट्रेन पे ये मत अप्लाई करो इसे, ये तो एक मैथमेटिकल नंबर है। ठीक है, अच्छा ये तो अभी मैं 11th की सारी बातें कर रहा हूँ। 12th में हम कुछ चीज़ें, मतलब ये अब तुम इग्नोर कर सकते हो कि 1 साल के बाद आएंगी ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें समझ लेते हैं अपन कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी, बस इतना अपन को समझना है। तो फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगा हो, चाहे वो फ्रिक्शन की वजह से लगा हो, चाहे वो ग्रेविटेशन की वजह, किसी वजह से लगा हो, वो वेक्टर ही होगा।
तो ये हमारे लिए इमटेरियल बात है कि किस टाइप का फोर्स है वो। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, फोर्स हमेशा वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको हम नापते हैं चार्ज के आसपास, तो वेक्टर होगा या स्केलर होगा? स्केलर। क्या उसका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो बचपन में हम जब मैग्नेट के आसपास ऐसे बनाते थे तो एरो मार्क करते थे, तो वो वेक्टर है। करंट स्केलर है, परफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका एक डायरेक्शन होता है। अच्छा, एक शब्द होता है ऐसा पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने देखा बचपन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती थी? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, इसको एक मिनट के होल्ड करते हैं। इससे पहले चार्ज भी एक क्वांटिटी है जिसकी यूनिट कूलम होती है। चार्ज स्केलर होता है वेक्टर, तो चार्ज स्केलर होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर डंडा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि अभी हम सब इस बात पर एग्री करेंगे कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और इस सर्किट में ऐसे करंट फ्लो होगा। तो अगर बस इतना कह के चुप हो जाए कि करंट फ्लो होगा तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं मिल पाएगी हमें कि इस तरफ बह रहा है या इधर बह रहा है। लेकिन अगर हमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मार्क करनी है तो उसका डायरेक्शन मार्क करना पड़ेगा कि करंट इस तरफ बह रहा है। तो करंट हैज़ अ डायरेक्शन, इस बात पे सब अपन सहमत है, बट स्टिल इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो जितनी अभी ये सब पढ़ा तो दिमाग को हिला के रख देता है। तो एक्चुअली वेक्टर की डेफिनेशन में एक चीज़ हमने स्किप कर दी, वो चीज़ है कि इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, इट मस्ट हैव डायरेक्शन, प्लस इट मस्ट ओबे अ लॉ। एक लॉ को ओबे करता है ये, वो लॉ है वेक्टर एडिशन का लॉ। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नया कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग में डेवलप हो रही है, वो हम कब समझ पाए? जब हमने देखा कि करंट इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायरेक्शन इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है वो, ठीक है। करंट को हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिकली। तो इसका मतलब हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन में एक चीज़ स्किप कर दी है और उस चीज़ को हमें समझना होगा कि एडिशन का लॉ क्या होता है। तो ये ज़रा क्विक नोट्स तुम लिख लो एक बहुत ही खतरनाक तेज़ी से।
वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं हम। तो वेक्टर के एडिशन में 2 और 2 4 नहीं होता है, ये कुछ और होता है, ठीक है। स्केलर में अगर हम 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, वो एल्जेब्रिकली ऐड होगा, या 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 ही होगा। लेकिन वेक्टर में कुछ अलग होता है। तो हम बहुत ही सिंपलेस्ट केस देख रहे हैं जिसमें 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे। 2 वेक्टर कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, एक्सीलरेशन कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और डायरेक्शन है ये डंडे से इधर दिखा दिया, और दूसरा यहाँ पर है मान लो 7 है इसका, और डायरेक्शन इस तरफ है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकली इसको कैसे मार्क करें ये देख रहे हैं। अभी मैथमेटिकल कुछ भी नहीं है, ज्योमेट्रिकली कैसे मार्क करें इन दोनों के एडिशन को वो हम देख रहे हैं। तो देखो, कोई भी पैरेललोग्राम कैसा होता है? पैरेललोग्राम में 2 साइड एडजेसेंट साइड पैरेलल नहीं होते, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं कि इसके अपोजिट साइड ये है तो इससे पैरेलल है, इसके अपोजिट ये साइड है तो इससे पैरेलल है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें पता है कि ये दोनों बराबर भी हो जाते हैं, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये वाले दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, और ये वाले दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे में बांटते हैं। अच्छा, डायगोनल बराबर नहीं होती इसकी, डायगोनल्स ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, अगर रेक्टेंगल है तभी बराबर होती हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की हम सबको पता है। तो अब क्या करना है, इसको 2 एडजेसेंट साइड मानो पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लो। तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया, इसके पैरेलल इससे गुजरता हुआ बना दिया, और इस मतलब वो सही से बन नहीं रहा है, पैरेलल है क्या, और इसके पैरेलल इसको बना दिया, ये बन गया, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब जो डायगोनल का ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों वेक्टर की टेल से कनेक्टेड है, याद रखना टेल टू टेल कनेक्शन। यहाँ पर हेड है तो हमें टेल से कनेक्टेड को दूसरे डायगोनल से जोड़ देना है। तो ये जो डायगोनल हमने कंप्लीट किया है ये क्या हो गया, इन दोनों का वेक्टर सम। तो क्लियरली अब तुम स्केल से नाप रहे हो, अगर ये 5 है ये 7 है, तो ये 5 या 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन 5 + 7 12 भी नहीं होगा। 12 कब होता, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते, 5 वाला भी इधर और 7 वाला भी इधर एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे होते, तब हम 100% श्योर होते कि वो 12 होगा। लेकिन अभी थोड़ी सी लेंथ कम हो गई है कंपेरेटिवली टोटल लेंथ से। तो एल्जेब्रिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लेट्स से ये v1 वेक्टर था, ये v2 वेक्टर था, तो इनका जो सम है v1 + v2 वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो क्योंकि इसको पैरेललोग्राम मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से ज्योमेट्रिकली, इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो।
अच्छा, ऐसे ही एक फालतू की बात करते हैं। एक शब्द होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कुछ तीन ऐसे कॉम्बिनेशन में नंबर्स होते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना देते हैं, जैसे 3, 4 और 5। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएं और एक लेट से बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगा। 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर इज 16, इसको अंडर रूट करेंगे 25 को अंडर रूट 5। ऐसे ही एक दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम याद रख लेते हैं, 12, 7 और 13। एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 12 का स्क्वायर 144। क्लियरली जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, तो 144 और 49, तो 9 और कुछ तो गड़बड़ है, ये 3 और ये 4, 8, 9 आना चाहिए यहाँ पे, 9 आना चाहिए। 289 करना है ना, 289 13 का स्क्वायर होता है। नहीं 169 होता है ना, 169 लाना है। तो क्या जोड़े इसमें? 5 जोड़े और 2 जोड़े, यस, तो ये 5 होगा। 12, 5, 13। तो इनका बहुत सिग्निफिकेंस है लाइफ में। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि जब हम कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करनी हो, तो इनवेरिएबली कोई से भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, चाहे वो बोर्ड्स के हो, चाहे वो मेंस के हो, चाहे वो किसी के भी हो, वो यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ करवाते हैं वो थोड़ा सा। तो जैसे 2 याद रख लिए अभी अपन ने, फिर एक आध कभी और क्वेश्चन करते टाइम तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये बात इसलिए उठाई कि मैंने यहाँ पर, क्योंकि अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन मतलब सिचुएशन देखने वाले हैं। तो ये एक वेक्टर है ऊपर की साइड एकदम वर्टिकली, वाई एक्सिस बोल सकते हैं इसे, और एक वेक्टर है इस तरफ जिसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोल सकते हैं। तो अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, नो प्रॉब्लम। तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जब इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, इन दो वेक्टर्स का एडिशन देखना है हमें, और जब इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं, ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया, तो एक रेक्टेंगल बन गया। और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, इनका कुछ डेटा ले लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, और इसके डायगोनल को कंप्लीट कर देंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो उसकी लेंथ क्या होगी? डायरेक्शन तो समझ गया हम, उधर कहीं होगा, लेकिन लेंथ क्या होगी? 5 होगी, है ना। तो क्लियरली वो 7 से कम है, कमी आती है हमेशा। अच्छा, तो ये सिंपल परपेंडिकुलर वाला केस आ जाए तब तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी ना हो तब भी कर देंगे। जैसे रैंडम कुछ भी ले लिया हमने, ये 13 है, ये 12 है, नहीं वो यार एक मिनट, ये 3 है, ये 2 है, कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी आंसर लिख देंगे इसका। कैसे लिख देंगे? ये जो डायगोनल होगी वो होगी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो गया 9 प्लस 4 अंडर रूट 13। तो कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी? √13। ठीक है, बट व्हाट इफ कि ये एंगल 90 डिग्री ना हो, यहाँ पे 90 डिग्री था, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री ना हो बट कुछ और डिग्री हो, 30 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी रैंडम हो। तो लेट से वो थीटा हो, हमें पता नहीं, थीटा 90 नहीं है, 90 हो तो फिर तो सॉल्व कर लेंगे। थीटा हो तब क्या करेंगे? व्हाट टू डू? तो तब हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, ठीक है, जो बहुत ही पैटर्न में है, मुझे एकदम लॉजिकल है, बस एक ज़रा सा चेंज है उसमें। तो इसको देखो ज़रा, ये अपन अल्टीमेट हर कंडीशन को याद रखने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे रटना चाहेंगे सबसे पहले। तो ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल है थीटा, और जो रिजल्टेंट निकल के आएगा उसका मैग्नीट्यूड लिखना है हमें।
तो ये v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का सम है, मतलब v1 और v2 का सम है ये, इसका हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। अच्छा, फिजिक्स में वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख देते हैं, लेट्स से ये v वेक्टर है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे बॉक्स लगा दिया इसके आसपास। तो हमें किसका मैग्नीट्यूड लिखना है? हमें लिखना है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वी आर इंटरेस्टेड टू राइट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समेशन का मैग्नीट्यूड। तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है ना, दिस इज नॉट v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या लिखा हुआ है, v1 प्लस v2 को कर दिया पहले, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुत ईजी है रटने के लिए। तो इट इज़ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। अब इसको याद रखने का मैं एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। ये कैसे आया ये इसको अपन डिटेल में देखेंगे अभी, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये फॉर्मूला हमारे जुबान पे होना चाहिए कि हाँ ये हमें आता है। डायरेक्टली लगाएंगे हम, हर बार डिराइव नहीं करेंगे। तो देखो, अगर ये एंगल थीटा 90 होता, अगर ये वाला एंगल थीटा 90 होता, तब आंसर क्या आना था? तब आना था अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये 2 ये नहीं आना था, है ना। तो थीटा अगर 90 होता तो कॉस थीटा 90 पे 0 होता है, तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो डाउट क्या क्या आ सकते हैं, फॉर्मूला जब हम लिख रहे हैं हमारे सामने आ गया कि यार कॉस थीटा था कि साइन थीटा था, तो हमें इस पॉइंट, इसके अलावा और ज़्यादा थॉट नहीं आएंगे फोटोग्राफिक मेमोरी में। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में उलझन आ सकती है, तो हम इससे वेरीफाई करेंगे इसे कि यार ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो केवल इतना ही आंसर होगा, मतलब ये चीज़ 0 हो जाएगी। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो कॉस थीटा पे याद रखना है इसे हमें। तो जैसे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि ये रटा जाए हमें। एक वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड का, एक वेक्टर है 3 मैग्नीट्यूड का, और जो यहाँ पे इनके बीच में एंगल है वो है 30 डिग्री। तो हमें बताना है टोटल क्या होगा नेट। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 30 डिग्री, और अंडर रूट लगाना नहीं भूलना है ना। तो कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 होता है, तो ये हो गया 9 प्लस 25 प्लस 5 3 15, 15 टू 30, 30 का आधा तो 15, 15 रूट 3 का अंडर रूट, तो 9 प्लस 25 रूट 41 प्लस 15 रूट 3, ये हो गया। सॉरी 34 होगा ये, 41 नहीं 34। ठीक है। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड तो देख लिया हमने थीटा के टर्म्स में। अगर डायरेक्शन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। मैं उधर उंगली दिखा के तो बहुत एरर के चांसेस है ना, किसी की उंगली वहाँ हो सकती है, किसी की यहाँ हो सकती है। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन मैथमेटिकली। तो डायरेक्शन वो कल देखा था हमने, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो वो तरीका हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन अगर पास मैथमेटिकली है तब तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे।
ऐड करके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली हो तो कैसे करें? तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं ज़रा, इसी एग्जाम्पल पे समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ कि ये 5 मैग्नीट्यूड का था, ये 3 मैग्नीट्यूड का था, और जो इनका रिजल्टेंट निकल के आया है वो उतने मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड की कोई दिक्कत ही नहीं है, 34 + 15√3। अब हमें डायरेक्शन देखना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या, पहले तो रेफरेंस एक्सिस जमाओ, क्योंकि अगर डायरेक्शन अपन डिफाइन कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा ये थीटा है, तो क्लियरली ये हमारी एक्सिस है, उससे थीटा नापा है हमने। अगर कोई कहे कि लेट्स से ये थीटा है, तो मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस है, उससे उसने ये वाला नापा है, तो हम किसी को रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं। और सबसे इजी दिख रही है ये वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो, और ये वाली एक्सिस को वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल, ये वाला एंगल थीटा था, दिस इज थीटा। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड कि अब इसका नए वाले का एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ, उसको बोल देते हैं अल्फा। तो अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करके ऐसे देखा जाए इसको, तो अगर ये हमारे पास परपेंडिकुलर ट्राइंगल होता तब तो हम कर देते परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा, तो सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसको सोचने से पहले मैं एक चीज़ जो साइड में थोड़ी बताना चाहूँगा कि कंपोनेंट्स कैसे तोड़ते हैं किसी भी वेक्टर के। हाउ टू ब्रेक अ वेक्टर इन कंपोनेंट्स। तो जो कल देखा था वो तो हमने ज्योमेट्रिकली देखा था, मैथमेटिकली कैसे करते हैं ऐसे। तो देखना, अगर हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई और वहाँ पर एक वेक्टर है हमारे पास, लाइक से उसका मैग्नीट्यूड v है और उसका एंगल यहाँ से थीटा है, तो बहुत ही इजी है इसको ब्रेक डाउन करना। कैसा ब्रेक डाउन करना? हम चाहते हैं कि x के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट मिल जाए, यानी कि शैडो प्रोजेक्शन एक ही चीज़ है, और इसके अलॉन्ग मिल जाए y के अलॉन्ग इस वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो इसको बोल देते हैं लाइक से vx की ये लेंथ vx है और ये वाली लेंथ vy है। गौर से देखो, थोड़ा बोरिंग है लेकिन गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये एक राइट ट्रायंगल बन गया, ये वाला, ये एक राइट ट्रायंगल बन गया। और राइट ट्रायंगल में हम साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा, सब कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, जो जितनी लेंथ ये है vy की, उतनी ये भी होगी, क्योंकि वो अपोजिट रेक्टेंगल भी बन गया वो एक तरीके से। तो ये vy है। तो देखना, कॉस थीटा लिख रहे हैं हम। अच्छा, क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा। कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो vx अपॉन v। और साइन थीटा लिख रहे हैं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया vy अपॉन v। तो अब इसको गौर से देखो, पहले वाले को। यहाँ पर अगर मुझे vx कैलकुलेट करना है तो v को इधर ले जाऊँगा तो मिल जाएगा। तो मतलब vx इज व्हाट, v इंटू कॉस थीटा। तो ये जो भी है वो v कॉस थीटा निकल के आने वाला है, ये वाली लेंथ। और vy क्या हो जाएगा, v इंटू साइन थीटा, तो ये v साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हमें अपने कॉन्टेक्चुअल मेमोरी में फिट करना है। ट्राइंगल, इसको स्किप करना है ना, मेमोरी से हटाना है इसको। हर बार ये प्रोसेस नहीं करेंगे हम बस साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसकी बस एक मेमोरी बिल्ड करने के लिए ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम कर लोगे 100%। तो अभी बस इतना इम्पॉर्टेंटली याद रखो कि अगर हमारे पास एक v वेक्टर है, कुछ भी लाइक से a वेक्टर है इस बार, और एक्सिस पे इसको हमें रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व यानी कि कंपोनेंट्स तोड़ दें। और एक्सिस मैंने कहीं भी बना सकता हूँ, मतलब एक्सिस है ना, ऐसी बना ली थोड़ी टिल्टेड। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट होगा a कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, a साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, एक और,
ये एक्सिस है, ये बना दिया मान लो सपोज 5, और ये बना दिया मैंने 30 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पर 5 cos 30 डिग्री, यानी कि 5√3/2 एक्स एक्सिस का कंपोनेंट इसका, और वाई पे क्या होगा 5 sin 30 डिग्री, यानी कि 5/2। ठीक है, एक और ये दिया हुआ है कुछ P यूनिट्स P है, और ये एंगल दिया हुआ है अल्फ़ा। अब प्रोजेक्शन मार्क करने हैं, एक ये प्रोजेक्शन और एक ये प्रोजेक्शन। तो इस वाले को क्या मार्क करूं, P sin अल्फ़ा। क्यों साइन, क्यों? क्योंकि देखना एंगल जिसके साथ होता है, जिसके जैसे ये वाला प्रोजेक्शन के करस्पॉन्ड, ये वाला मार्क किया ना मैंने 30 डिग्री, यहाँ तो कुछ मार्क ही नहीं किया, यहाँ तो 60 डिग्री एक्चुअली में वो। तो इसके पास वाला मतलब जहाँ पे मार्क हुआ है वो अपन कॉस में कर दें, तो ये हो गया P cos अल्फ़ा और ये हो गया P sin अल्फ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रैक्टिस में लाना और क्विकली करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें बस ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब वापस आते हैं इस पे एडिशन वाले पर। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स तो ये तो टूटा टूटाया है पूरा, एक ही तरफ है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड है एक्सिस के साथ, तो इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इसको रिजॉल्व किया अगर हमने, तो एक आएगा हमारे पास इसका x कंपोनेंट और एक आएगा y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट क्या होगा 5, क्योंकि इसकी लेंथ 5 है, 5 × cos थीटा, ये हो गया 5 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा 5 sin थीटा। अच्छा, हमें किस लेंथ से मतलब है, हमें इस लेंथ से मतलब है जो इसके बराबर ही होगी, क्योंकि हम ट्राइंगल में कुछ लिखने वाले हैं प्रोजेक्शन के थ्रू। ये राइट ट्राइंगल के थ्रू हम कुछ लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा 5 sin थीटा। तो ये एक एक चीज़ समझनी है हमें। अच्छा, 5 cos थीटा यहाँ पर है, तो ये भी एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ है। इस बात को एंटिसिपेट कर पा रहे हो कि ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। क्यों होगी बराबर, क्योंकि परपेंडिकुलर है वो और बराबर एंगल भी होंगे। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये वाला और ये वाला। बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये भी 5 cos थीटा होगी। अब गौर करो इस ओवरऑल ट्राइंगल पर, ये जो ओवरऑल ट्राइंगल है इसको केवल हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये वाला एंगल अल्फ़ा, ये 5 sin थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी होगी 3 + 5 cos थीटा। 3 में 5 cos थीटा जोड़ दिया, तो 3 + 5 cos थीटा। अब देखो यहाँ से हम tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया 5 sin थीटा अपॉन 3 + 5 cos थीटा। अच्छा, ये हमें वैल्यू दी रहेंगी थीटा की, क्योंकि थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो थीटा नोन है, अननोन क्या है अल्फ़ा, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये तो नोन क्वांटिटी है, तो ये कुछ नंबर सा आ जाएगा एक। लेट्स से मान लो ये आ गया 1, तो tan अल्फ़ा 1 आ गया, तो अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं हम 45 डिग्री। ठीक है, हो सकता है 1 आए, कुछ अदृश्य सा ऐसा कुछ आ जाए जिसका कुछ पता ही नहीं है हमें। लेट्स से 14/17 ना, कोई अब 14/17 10 किस एंगल पर होता है हमें पता नहीं, तो इसको हम वो इन्वर्स वाले नोटेशन में लिख देंगे। अल्फ़ा = tan 1 14/17। इन्वर्स वाला नोटेशन देखा था कल 1 मिनट 2 मिनट के लिए, याद आ रहा है? तो ये अल्फ़ा लिख देंगे यहाँ पे tan 1 14/17। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना था, इसका एंगल बताना था किसके साथ, पता नहीं किसके साथ, वो हमने खुद ही डिफाइन कर लिया। तो हमने इसी के अलॉन्ग एक्स एक्सिस मान ली। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अल्फ़ा एंगल है पहले वाले वेक्टर से, अगर हम रोटेट करें इसको एंटी क्लॉकवाइज तो ये आ जाएगा। ये बात समझ आ रही? इसको नोट कर लो, अगर कर पाओ तो कर लो।
ये डेरिवेशन की हम डायरेक्शनल मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा। ये 5 cos थीटा कैसे, ये 5 का प्रोजेक्शन लिया हमने यहाँ पे x वाले की तरफ। क्यों लेना पड़ा ये, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ तो पता थी यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ी सी आगे निकल रही थी, उसके लिए हमें इसका प्रोजेक्शन देखना पड़ा। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड, कुछ भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ ना, आंसर थोड़ा अजीब सा आएगा। 7 है एक, और एक है 3, और एंगल है उनके बीच में 45 डिग्री, 45 नहीं 60 डिग्री। तो इनका मैग्नीट्यूड, इनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है। ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है। हमें बताना है व्हाट इज़ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज़ इट्स डायरेक्शन। ठीक है, √79 79।
देखो इसमें क्या करना है, इसमें इसका स्क्वायर करना है 3 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर करना है 49 प्लस 2ab 3 इंटू 7 14 इंटू cos 60 डिग्री यानी कि 1/2 और इसका अंडर रूट। ये 2 से 2 कट गया, इनको ऐड करना है 9 49 और 14 क्या क्या 7√3/70 13 ये 10 अल्फ़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना √79। अब आ जाते हैं डायरेक्शन पर। तो डायरेक्शन में सबसे पहले तो हम इसको रेफरेंस एक्सिस डिफाइन कर लेते हैं कि यही है हमारी रेफरेंस एक्सिस, और इसको उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। ठीक है, अब करना क्या था हमें टेक्निकली ये ट्राइंगल को कंसीडर करना था और लगा देता था tan अल्फ़ा। ठीक है, तो ये 7 है, 7 cos 30, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, तो वो क्या होगा इसका x प्रोजेक्शन, तो 7 cos 60 डिग्री यानी कि 7/2, और ये वाला 7 sin 60 डिग्री यानी कि 7√3/2। आ रहा है समझ में? नहीं है? यस, किसका 7 का हाफ? इसको ये वाले को हाफ क्यों करें? ये वाला देखो, ये जो है ना, ये लिखना है हमें। तो इसका प्रोजेक्शन लिया 7 cos 60 डिग्री, तो यहाँ पे 7 cos 60 डिग्री 1/2 होता है, इस वजह से 7/2। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, तो समझ में आया? अब ये क्या है, मतलब उधर इस ट्राइंगल को हमने अदृश्य तरीके से इधर शिफ्ट कर लिया, ये लेंथ और ये लेंथ भी साथ है, ये भी साथ और ये 60 डिग्री। अब यही प्रोजेक्शन कर लो 7/2 और यहाँ पे साइन, तो 7√3/2। अब क्या करना है हमें, अब इस बड़े ट्राइंगल को देखो, इस बड़े ट्राइंगल को, इसमें हमें tan अल्फ़ा लिखना है। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा हो गया 7√3/2 और डिवाइडेड बाय 7/2 नहीं, 7/2 प्लस 3 भी, क्योंकि हमें ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऐड करनी है, क्योंकि हम इस ट्राइंगल में अल्फ़ा लिख रहे हैं। तो 7/2 प्लस 3, तो 7/2 प्लस 3 ये हो गया 7√3 डिवाइडेड बाय 6 13